नमस्कार स्टूडेंट। मैं राजेश नामदेव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फिर तैयार हो जाइए। आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके सामने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बचे हुए प्रॉब्लम थे। आज उनका एक सेट हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आज के जो प्रॉब्लम का सेट है इसमें से बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं आपके। तो आप अपने पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए हमारे साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध करूंगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार से हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। तो स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर्स इज 365। यानी कि आपके पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ओके, उनके स्क्वायर्स का सम 365 है। ये कंडीशन क्वेश्चन में हमको दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आपको कैसे लेने हैं। यानी कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, ऐसे टू नंबर्स आपको लेने हैं जो क्रम से हों, एक के बाद एक आते हों, ओके। तो हमने सबसे पहले लेट कर लेना है कि टू इंटीजर्स जो है x और x+1 है, ओके। क्योंकि पहला अगर हमने x सेलेक्ट किया है तो दूसरा x+1 होगा, उसके जस्ट बाद वाला। अब क्वेश्चन में दे रखा है उनके स्क्वायर्स का सम, ओके। तो आपको क्या करना है, उन दोनों का स्क्वायर करना है और उनका सम कर देना है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी और उसको 365 के बराबर लिख देना है, ओके। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, ओके। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है स्टूडेंट। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। हमने आपको 3 मेथड आप बता चुके हैं। तो यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व किया है। तो हमने इसके फैक्टर कर लिए। तो फैक्टर हमको मिल गए हैं x+14 इंटू x-13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x+14 बराबर 0 लिखते हैं तो हमको मिल जाता है -14, और x-13 बराबर 0 से मिल जाता है x इक्वल टू 13। तो इस प्रकार से x की हमको टू वैल्यूज यहाँ पर मिल गई, ओके। तो इस प्रकार से अब दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि एक हमारा जो था नंबर x और दूसरा था x+1। तो यहाँ पर देखो निगेटिव वैल्यू को तो आप नहीं ले सकते, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 13 को कंसीडर करेंगे। तो एक वैल्यू हमारी 13 हो जाएगी और दूसरी वैल्यू हमारी 14 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 13 और 14 ये दो नंबर आपके आएंगे। दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके सामने एक इक्वेशन है और हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। साथ में दे रखा है x नॉट इक्वल टू -4 एंड 7, ठीक है। ये कंडीशन है क्योंकि आपके जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसमें आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के बाद जब आपने सिंप्लीफाई किया है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको मिल गया x² - 3x - 28 इक्वल टू 30। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको फाइनली आपको रिजल्ट मिल गया x² - 3x+2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कर लेने के लिए हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया है, यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। तो देखो हमारे को क्या मिल गया, x² - 2x - x+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो दो के पेयर से हम कॉमन ले लेते हैं, जो भी क्वांटिटी कॉमन आती है। तो कॉमन करने के बाद हमको दो फैक्टर मिल जाते हैं। दो फैक्टर आपको मिल गए x-2 एंड x-1, ओके। अब इनसे आपको जो वैल्यूज मिलने वाली हैं वो है x की वैल्यू 1 और 2। तो ये जो वैल्यूज आई हैं यही इसके रूट्स हैं। तो आपको जो इक्वेशन दे रखी थी उसके रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम एक वर्ड प्रॉब्लम है फिर से।
तो हमें इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इस प्रॉब्लम को हम पढ़ते हैं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफाली मार्क्स in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subjects. Okay, तो शेफाली के पास, शेफाली को टेस्ट में 2 सब्जेक्ट के मार्क्स मिलते हैं, एक मैथ्स है और एक इंग्लिश है। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि शेफाली के 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बात चल रही है यहाँ पर, मैथमेटिक्स और इंग्लिश की। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट कर लेना है, यानी कि मैथमेटिक्स के मार्क्स हम लेट कर लेंगे सबसे पहले। तो हमने मान लिया यहाँ पर मैथमेटिक्स में जो मार्क्स हैं उसके वो हैं एक्स, तो यहाँ पर हमने लिख लिया मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स। ओके, इसके बाद अब हम इंग्लिश के मार्क्स लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के मार्क्स का सम 30 था, ये ध्यान रखना। तो भाई जब मैथ्स के मार्क्स एक्स हैं तो ऑब्वियसली इंग्लिश के जो मार्क्स होंगे वो 30 माइनस एक्स हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद कहा गया था कि अगर मैथ्स के मार्क्स, मैथ्स में क्या हो रहा था, 2 मार्क्स मोर, ठीक है, और 3 मार्क्स लेस इंग्लिश में, तो मैथ्स के मार्क्स में 2 प्लस होगा, ठीक है, और लेस हो रहा है इंग्लिश में, तो इंग्लिश के मार्क्स में 3 माइनस कर देंगे, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाता है, 210। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन इन द क्वेश्चन, हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 210। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है यहाँ पर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्व करने के लिए फिर से हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया है, ठीक है, फैक्टराइजेशन कर दिया तो आपको 2 फैक्टर मिल गए, एक्स माइनस 12, एक्स माइनस 13, इससे आपको 2 वैल्यूज़ मिल गई एक्स की, एक 12 और एक 13। तो यहाँ पर एक्स की 2 वैल्यूज़ हमको मिल गई। ओके, इस प्रकार अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ से अब आप इसके मैथ्स के और इंग्लिश के मार्क्स लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने मैथ्स के मार्क्स लेट किए थे एक्स, तो एक्स की वैल्यू 12 है, तो इंग्लिश के जो मार्क्स होंगे वो 18 हो जाएंगे। ओके, 18 हो जाएंगे। अगर मान लो मैथ्स के मार्क्स 13 होते हैं तो इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो 17 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया है बहुत आसान तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रॉब्लम हमारे सामने है, अ ट्रेन travels 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कि ट्रेन ट्रैवल कर रही थी और 360 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रैवल की यूनिफॉर्म स्पीड से। इसके बाद 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है, बढ़ जाती है, तो भाई उसको टाइम कम लगेगा, तो 1 आवर लेस टाइम कम हो जाता है। तो ये सिचुएशन है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रेन की स्पीड लेट करनी है। तो हमने मान लिया कि भाई जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। अब हम देखेंगे यहाँ पर टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ से अगर हमको टाइम लिखना है तो 360 अपॉन एक्स हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से अब क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है हमको, जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगता है, तो भाई आपको क्या करना है, स्पीड में प्लस कर देना है। तो स्पीड में देखो x प्लस 5 हो गया और टाइम आपका कम हो जाएगा, तो टाइम कम हो गया, इस प्रकार से इक्वल टू 360। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसको सिचुएशन को, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लिया है। ओके, तो आपको ये इक्वेशन मिल गई। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है।
अब आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिल जाती हैं एक्स की वैल्यू 40 और -45। आपको देखो सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके, यानी कि आपको जो सिचुएशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद सॉल्व करने का तरीका तो आपको बता चुके हैं, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अब यहाँ पर देखो दो वैल्यूज़ हैं, एक +40 है और एक -45 है। तो वही माइनस की वैल्यू हम कंसीडर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे जो आंसर है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रॉब्लम हमारे सामने है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो हमें तो इक्वेशन दे रखी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है कि इसके जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसा है। ओके, तो हम बता चुके हैं आपको नेचर 3 टाइप के हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया और ABC की वैल्यू लिख ली हमने। ओके, इसके बाद हम नेचर को चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल ली। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac। तो b² - 4ac कैलकुलेट किया आपने, तो ये आ गया -31, और -31 जो है लेस देन 0 होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं रूट कैसे होंगे, यहाँ पर रियल रूट पॉसिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नो रियल रूट्स पॉसिबल, या फिर रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हमने बता दिया है कि रियल रूट इसके एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम हमारे पास सेम इसी तरह का फिर से है। अब आपको इक्वेशन दे रखी है 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब आपको फिर से चेक करना है कि इसके रूट्स जो हैं कैसे हैं, नेचर कैसा है रूट्स का। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, यानी कि इससे आपने कंपेयर किया तो ABC की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करी b² - 4ac से, तो आपको मिल गया 0। यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब हो गया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल, रियल एंड इक्वल। हमने आपको बताया था व्हेन डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0 देन रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं रूट्स इक्वल होंगे और रियल है। तो अब उनको कैलकुलेट भी करना है, तो कैलकुलेट आप कर लीजिए भाई। तो यहाँ पर हमने देखो कैलकुलेट कर लिया रूट्स को, -b/2a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। ठीक है, 2/√3 एंड 2/√3। तो ये रूट्स आ गए आपके पास, इक्वल जो रूट्स आ रहे हैं यहाँ पर 2/√3 एंड 2/√3। ओके, नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम हमारे सामने है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब आपको ये कंडीशनल क्वेश्चन दिया जाता है इस तरह का एग्जाम में, आपको दे रखा है पहले से कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल एंड इक्वल है। तो आपको रियल और इक्वल वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। तो हमने आपको बताया था अभी कि व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर कराना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयर करा दिया तो ABC की वैल्यू आपको मिल गई। ABC की वैल्यू मिलने के बाद आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भाई 0 के बराबर होगी, तो हमें उसको 0 के बराबर रख देना है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया k² - 24, और रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन में ये बराबर 0 होता है, d बराबर 0 होता है इस केस में। तो आपको d बराबर 0 से क्या कर देना है, k² - 24 = 0। देन k की वैल्यू क्या आ गई, ±√24, यानी कि ±2√6। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम हमारे सामने है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ओके, तो सेम प्रॉब्लम फिर से हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई हमने कर लिया क्योंकि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म से आप इसको तभी कंपेयर करा सकते हैं जब ये
इसके जैसी होगी। ओके, तो कंपेयर कराने के बाद हमको ए की वैल्यू मिली के, बी की -2k, सी की 6। ओके, अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके 0 के बराबर रख देना है। तो यहाँ पर देखो हमने निकाला b² - 4ac से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करी तो 4k² - 24k आ गई। अब आप देखते हैं इसको 0 के बराबर रख देते हैं, तो 0 के बराबर हमने इसको पुट कर दिया तो ये आ गया 4k² - 24k = 0। देन सॉल्व करने के बाद ये आ गया, कॉमन ले लिया 4k, तो हमारे को मिल गया 4k = 0 एंड k - 6 = 0। तो आपको मिल गया k बराबर 6 और एक k बराबर 0। तो ये दो वैल्यूज हमको मिल रही है। ओके, तो इस प्रकार से k की वैल्यू यहाँ पर 0 और 6 आ चुकी है। ओके, ना नेक्स्ट अगला जो प्रॉब्लम है हमारे सामने, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब आपको दे रखा है, क्या आप एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन कर सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। ओके, अगर डिजाइन हो सकता है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी हमको कैलकुलेट करना है। तो वही देखते हैं। तो कंडीशन हमको रेक्टेंगुलर पार्क के लिए दी है, तो रेक्टेंगल दिया है नहीं कि, तो रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता है। रेक्टेंगुलर शेप में पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 × L + B, और पेरीमीटर दे रखा है आपको 80, तो आप क्या कर देना है, पेरीमीटर को बराबर 80 के लिख दिया। तो इससे L + B = आ गया 40, B = आ गया 40 - L। ओके, अब आपको क्या करना है, एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो भाई रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका एरिया हमने लिख लिया L × B। तो L × B से हमने लिख लिया यहाँ पर L × B की वैल्यू 40 - L, तो इक्वल टू कितना एरिया दिया है, 400। ओके, तो 400 हमने लिख दिया, सिंप्लीफाई किया तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। देखो ये मिल गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, L² - 40L + 400 = 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने इससे कंपेयर कराया स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए की वैल्यू, बी की और सी की वैल्यू हमने लिख ली। फिर हमने इसको आगे सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमने देखा कि डी की जो वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करनी होती है पहले, तो डी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आने से हमें पता लग गया कि भाई इक्वल रूट्स हैं और रियल है, यानी कि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व हमने किया इसको, तो सॉल्व करने के बाद हमको मिल गया एल की वैल्यू जो है 40 आ गई, 20 आ गई सॉरी। तो एल की वैल्यू जब 20 आ गई हमारे पास, तो हम अब बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं 40 - L करके, तो वो भी 20 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पॉसिबल था कि रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन कर सकते हैं और उसकी लेंथ और ब्रेड्थ वो दोनों सेम है, यानी कि वो रेक्टेंगल ना होते हुए पार्क कैसा होगा, स्क्वायर शेप में होगा। ओके, आज का जो वीडियो लेक्चर है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे इसी प्रकार के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। अगर हमारे वीडियो लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी